प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ख्वासत परवेज इसी साहब की एक बात से मैं इत्तफाक करता हूँ कि ये एक जंग है और इस जंग में हम सबको एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए और सहारा देना चाहिए एक दूसरे को। इनका ये कहना है कि हुकूमत कुछ कर रही है, सीरियस है, संजीदा है और मीडिया को सपोर्ट करना चाहिए इनको। मैं इनको अपनी सपोर्ट का, अपने मीडिया की सपोर्ट का, इन सब जो शहीद हैं उनके वालिदैन की तरफ से सपोर्ट का ऐलान करता हूँ और आपके साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार भी करता हूँ। लेकिन पहले परवेज साहब, मसला ये है कि आपको थोड़ा सा कौम को बताना पड़ेगा कि हुकूमत कर क्या रही है और कितनी देर तक ये मसला हल हो जाएगा और क्या उसके नतीजे निकलेंगे, या फिर इसी तरह इन जैसे वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों को खोते रहेंगे। जुवैद साहब, हुकूमत को करना क्या चाहिए, पहले ये कर रही है या नहीं कर रही इस पे बात करते हैं। हुकूमत को करना क्या चाहिए? हुकूमत को ये करना चाहिए कि वो स्टेट की रिट जो है उसको बहाल कराए। और स्टेट की रिट बहाल कराने का मतलब ये है कि रियासत के एक एक इंच पर, पाकिस्तान की एक एक इंच पर पाकिस्तान के आइन की हुक्मरानी हो, पाकिस्तान के कानून की हुक्मरानी हो और पाकिस्तान के आइन के तहत बने हुए अदारे जो हैं उनके ज़रिए रियासत ऑपरेट कर रही हो। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जिन्होंने कानून अपने हाथ में ले लिए, अपनी मसल्ला तंजीमें बना ली हैं, रियासत उनसे पाकिस्तान को कब्जा छुड़ा लेगी। इंशाअल्लाह ताला ये छुड़ाने का अमल जारी है और ये रद्द अमल भी उसी अमल का नतीजा है कि वो एलिमेंट जो कि रियासत पर काबिज होना चाहते हैं, रियासत के कुछ हिस्सों को उन्होंने अपना यरगमाल बनाया है, जब उनको रियासत उनके मुकाबले के लिए खड़ी हो गई है, रियासत के अदारों ने अपनी जिंदगियां कुर्बान करके रियासत की खोई हुई ताकत को वापस लेना शुरू किया है, तो वो रद्द अमल दिखाते हैं। अब इस रद्द अमल से हमें घबराना नहीं चाहिए, इस रद्द अमल का हमें खौफ और दहशत का शिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि जिस तरह ये मेरे बुजुर्ग जो हैं हिम्मत से बैठे हुए हैं, हिम्मत से इन्होंने मुकाबला किया, अपनी बच्चों की कुर्बानियां भी दी हैं, लेकिन उसके बावजूद ये कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए इससे भी ज़्यादा कुर्बानी देनी। जिस तरह बन्नू में हमारे मसल्ला अफवाज के नौजवानों ने गोली अपने सीने पर खाई है, दरअसल गोली उन मसल्ला अफवाज के जवानों के सीने पर भी लगी और पाकिस्तान के सीने पर भी लगी। जब ये पाकिस्तान के सीने पर लगती है तो ये मेरे सीने पर भी लगती है, ये आपके सीने पर भी लगती है। हमने पाकिस्तान के सीने को इन गोलियों से महफूज कराना है। इन गोलियों से महफूज कराने का एक ही रास्ता है कि हम पाकिस्तान में आइन के तहत बने हुए अदारों के अलावा जितने लोगों ने अपने अपने अदारे खुद बना लिए हैं उनको मजबूर करें कि या तो वो अपने हथियारों को फेंकें और इस रियासत के कानून और आइन के तहत अपनी जिंदगियां गुजारनी शुरू करें। अच्छा, ये बताइए कि तालिबान ये नहीं करते, ये तशद्दुद पसंदों के खिलाफ हमारा ऑपरेशन होगा, हुकूमत करेगी। मैंने आपसे अर्ज किया कि रियासत का फर्ज है कि वो नॉन स्टेट एक्टर्स को खत्म करें। सर, मैं कह तो मुझे भी पता है, लेकिन आप हुकूमत के नुमाइंदे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हुकूमत ये ऑपरेशन करने के लिए तैयार है, जंग लड़ने के लिए तैयार? हुकूमत हर काम के लिए तैयार है और हुकूमत को हर काम करना होगा और हुकूमत हर काम इंशाअल्लाह ताला करेगी। ऑपरेशन भी करेंगे। मैंने आपसे अर्ज किया है कि आप एक लफ्ज मेरे मुंह में न डालें, मैं उसको क्या लफ्ज दूंगा क्या नहीं दूंगा ये इसको आप छोड़ दें, लेकिन जो पाकिस्तान की रियासत को कमजोर करने वाले कुव्वतें बन चुकी हैं, उन कुव्वतों को सरनगू करना, उनको रियासत के ताबे लाना, यह हुकूमत का फर्ज है और हुकूमत अपना यह फर्ज पूरा करेगी। ठीक, ऐसा ये बताइएगा जो आपके बाकी बच्चे हैं, अगर फर्ज कीजिए कि इसी जंग में जैसे परवेज इसी साहब कह रहे हैं और हमें भी महसूस होता है कि जंग बड़ी लंबी हो जाएगी, तवील हो जाएगी और उसमें हमें मजीद कुर्बानियां देना पड़ेंगी, आप अपने दूसरे बच्चों की कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। हम लोग तो किसी को कुछ नहीं बोलते, जब दूसरा मारता है तो हम लोग तैयार हैं। देखें कितने वाजे हैं वो सारे। अच्छा, हम लोग पाकिस्तान गए, पाकिस्तान में तो लाजमी अपना कुर्बानी देंगे। ठीक, लेकिन कितनी कुर्बानियां देंगे? जो था वो मार देगा, बाकी का अल्लाह मालिक है पे। उससे तो हम लोग घबराता नहीं है। इससे पाकिस्तानी रियासत के आम शहरियों की बेबसी और मजलूमियत और ज्यादा क्या हो सकती है, और इससे हौसला भी और मासूमियत भी। देखें, वो तैयार है एक बेटे की कुर्बानी देने के बाद भी, बाकी बच्चों के भी, और वो आज भी अज़्म हिम्मत और हौसले का पहाड़ है। लेकिन इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है कि इनको एक तो ये भी पता नहीं है और मेरी रियासत इनको ये बताने में नाकाम है कि तुम्हारे बेटे का कातिल कौन है।
ये और किस जुर्म में मारा गया है। इन्हें साथ वो ये भी कह रहे हैं ना कि हमारी तो किसी से दुश्मनी नहीं है। अब इस अय्याज साहब, आप किसको जिम्मेदार समझते हैं? कौन दुश्मन था आपका? कोई, मेरे को कोई इल्म नहीं है, बिल्कुल इल्म नहीं। आपके बेटे की किसी से लड़ाई मतलब थी? इस तरफ फौजी चौकी, इस तरफ फौजी चौकी, 3 मंजिल और उसके बीच में मार दिया, तो इसका मतलब मेरे को कोई इल्म नहीं। आपकी किसी से दुश्मनी थी? नहीं नहीं, आपकी तालिबान के साथ कभी कोई लड़ाई कुछ हुई है? बिल्कुल हम लोग तालिबान जानते नहीं। आप जानते हैं शिद्दत पसंदों के कितने ग्रुप हैं पाकिस्तान में? हम लोग रक्षा चलाते हैं, सुबह निकलते हैं, शाम को आते हैं। न तालिबान जानते हैं न कोई और जानता है। आपको पता है कि अफगानिस्तान और हमारा किसी पाकिस्तान की पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आपको पता है जनरल ज़ियाउल हक ने अफगानिस्तान की जंग छेड़ी थी? नहीं, आपको पता है जनरल उस परवेज वक्त मुशर्रफ मैं साहब ने छोटा अमेरिका था। की सारी बातें मान ली थी? उस आपको वक्त पता है 9/11 हुआ था? उस वक्त का पता नहीं है। किसी जगह पे जिम्मेदार नहीं, ना किसी पॉलिसी के जिम्मेदार है, ना इनका कोई जुर्म है, ना इनकी गलती है, ना इनका कोई दुश्मन है। तो फिर सलीम साफी साहब, तो यही मैं कह रहा हूँ ना कि देखें, एक तो ये है कि ये कौम इसी तरह, उसकी अक्सरियत इसी तरह बाहिम्मत, मेहनती, बहादुर, कुर्बानी के जज्बे से लबरेज लोगों पे मुश्तमिल है। लेकिन उनको इस रियासत ने और इस रियासत के इदारों ने कितना मजलूम बना दिया है कि नंबर 1, वो मरता भी है, उसका बच्चा भी मरता है, वो लड़ता भी है, लेकिन वो रियासत उनको ये तक नहीं बता सकी कि तुम्हारा दुश्मन कौन है और तुम्हारा दोस्त कौन है, और तुम्हारे साथ जो लड़ रहा है वो क्यों लड़ रहा है, और तुम ये जो जिस लड़ाई के अज़म का इजहार कर रहा है कि तुम वो किस बुनियाद पे किसके साथ वो लड़ाई लड़ोगे। यही वो कन्फ्यूजन है कि जिसको हम कहते हैं कि रियासत की पहली जिम्मेदारी ये है कि वो इस कन्फ्यूजन को ख़त्म कर दे। और फिर ये भी नहीं है कि हम उसमें सेलेक्टिव ना हो। यानी मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे लिए ये भी मेरा बुजुर्ग है, मेरा भाई है, इसका बेटा भी मेरा बच्चा है। जो अगर किसी जगह मावराए अदालत वो भी कत्ल हो गया, मसलन जो स्वात में 3,500 लोग गिरफ्तार हुए थे और आज तक न उनको सजा मिल सकी न उनको रिहा किया गया, वो भी मेरा भाई है। उस रोज अगर कोई जलावतन घर से बेघर होता है, वो अगर बमबारी में मरते वो भी है, वो बलोच भी है, वो बाकी भी है। तो इस कंफ्यूजन को ख़त्म करना, दोस्त और दुश्मन की तफरीक को वाज़े करना और रियासत के शहरियों के सामने उसके फ्रेंड और एनिमी को वाज़े करना, ये रियासत की जिम्मेदारी है। नहीं तो हम इसी तरह बेबसी में बस। अब्दुल अजीज साहब को मैं आपके साथ शामिल करूंगा। परवेज साहब क्योंकि कराची में उनको ज्यादा वक्त नहीं मिल सका। अब्दुल अजीज साहब, ये बताइएगा कि आप किसको जिम्मेदार समझते हैं अपने बेटे की शहादत का? किसको बोला जाए, किसके अजीज साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी नहीं, आप अपने बेटे की शहादत का किसको जिम्मेदार समझते हैं? किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते सर। यहाँ जितनी वारदातें, जो कुछ भी हो रहा है, इसकी जिम्मेदार तो इंतजामिया है। इंतजामिया अगर कंट्रोल करे तो जराइम में कमी हो सकती है। ठीक। और ये बताइएगा कि हुकूमत या रियासत, जिसको स्टेट हम कहते हैं, वो क्या करे आप जैसे वालिदैन के बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए? अब क्या करे हुकूमत। अब्दुल अजीज साहब क्योंकि अलील हैं कराची में, इसलिए उनसे प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो रही हमारी। यूसुफ साहब, हुकूमत को क्या करना चाहिए? यूसुफ साहब, आपसे पूछ रहा हूँ। यूसुफ साहब, आपसे पूछ रहा हूँ। हुकूमत को कदम उठाना चाहिए भाई को, तो तरीके से, मतलब हर चीज़ का। हुकूमत तो हुकूमत है, हम तो गरीब लोग, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। हुकूमत तो हुकूमत है भाई, पूरा पाकिस्तान चला रही है, पूरे 4 सूबे चला रही है। हुकूमत को तो मतलब अपने रेट कायम रखनी चाहिए। ठीक। प्रोफेसर, मीडिया की प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गया है इनके बच्चों की शहादत के बाद, और सारे मीडिया वर्कर्स इस वक्त हिम्मत हार के बैठे हैं, या आप समझें कि परेशान हैं। हिम्मत, मैं ये नहीं कहूँगा कि हिम्मत हार के बैठे हैं, काम करना चाहते हैं सब लोग, और इसके बावजूद ग्राउंड में है ये, और रोज़ लड़ भी रहे हैं, रोज़ काम भी कर रहे हैं। लेकिन एक जो खौफ एक पैदा हो गया, ये ढड़का सा लग गया सबके दिलों में कि पता नहीं क्या बनेगा, और वालिदैन हमारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तमाम मीडिया वर्कर्स के। तो स्टेट या रियासत या हुकूमत
जर्नलिस्टों के लिए क्या कर सकती है इनकी प्रोटेक्शन के लिए इस वक्त? जो ये सब इशू सिर्फ जर्नलिस्टों का तो नहीं है, हम सब गवाह हैं और रोज़ देखते हैं कि जो जर्नलिस्ट नहीं हैं उनकी भी अब ज़िंदगियाँ जो हैं वो छीन ली जाती हैं। जो दफाई अदारे हैं उन पर भी हमले हो जाते हैं, स्कूलों पर हो जाते हैं, मार्केट्स में हो जाते हैं, अस्पतालों में हो जाते हैं, जर्नलिस्टों पर भी हुए हैं। सभी की हिफाजत करना चाहिए, हर पाकिस्तानी की हिफाजत करनी चाहिए, पाकिस्तान की हर एक इंच की हिफाजत करना चाहिए। और अगर हम पाकिस्तान के एक एक इंच की हिफाजत करना शुरू कर दें तो बाकी सब की हिफाजत जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं वो खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली कुछ मखसूस ग्रोहों की या कुछ मखसूस लोगों के लिए पाकिस्तान को मुख्तस कर दें तो फिर किसी की भी ज़िंदगी महफूज नहीं रहती है। ये हम माजी भी हमारा में यही सबक देता रहा। लिहाजा आपको और मुझे दोनों को, हुकूमत को और पाकिस्तान के अवाम को, हम सबको एक ही फरीज़ा अंजाम देना है कि हम पाकिस्तान पर पाकिस्तान की अदारों का जो पाकिस्तान के आइन के तहत बने उनकी हाकमियत को कायम करें और उन लोगों से पाकिस्तान को छुड़ाएं जिनका पाकिस्तान के आइन के अंदर जिक्र नहीं है। जिस दिन हम ये काम कर लेंगे उस दिन पाकिस्तान का शहरी महफूज हो जाएगा, इबादत गाहें महफूज हो जाएंगी, मीडिया के लोग महफूज हो जाएंगे। लेकिन इस पीरियड में यकीनन जो पाकिस्तान की रियासत के पास ज़राए हैं, वसाइल हैं, उन्हें मुख्तस करना चाहिए कि मीडिया अपना भरपूर किरदार अदा कर सके, उन्हें अपनी ज़िंदगियों के लाले ना पड़े हों, उन्हें एक तहफ़्फ़ुज़ की छतरी फराहम हो और उसमें वो अपने जो मीडिया आपकी सपोर्ट करने के लिए तैयार है, रियासत की सपोर्ट करने के लिए तैयार है, क्योंकि रियासत हमारी भी उतनी रियासत है जितनी आपकी है या आम शहरियों की। हम सब सारे पाकिस्तानी, हम सब के पास एक ही शनाख्ती कार्ड, एक ही पासपोर्ट है, एक ही मुल्क में रह रहे हैं और एक ही मुल्क की हवाओं में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम सब आपके एक ही जगह पे एक यूनिट है। मैं मीडिया की तरफ से आपको यकीन दिलवाता हूँ कि हम आपकी सपोर्ट करने के लिए तैयार है। मुझे ये बताइएगा कि मीडिया क्या सपोर्ट करे? मैं जरा वजाहत कर दूं, क्या सपोर्ट हम हुकूमत की सपोर्ट के लिए नहीं, हम रियासत की सपोर्ट के लिए, रियासत की इस इशू पे रियासत हमसे क्या सपोर्ट चाहती है? नहीं, देखिए अर्ज ये है कि आप जो काम कर रहे हैं आप इस काम को जारी रखें, वो तो जारी, और आप इसी असूल को जो मैंने बयान किया है, जो मैंने अर्ज किया आपकी खिदमत में, इसी असूल को मुस्तहकम करते रहें कि पाकिस्तान में आइन की हदूद से बाहर किसी की हाकमियत को तस्लीम नहीं किया जाएगा। ये तो बड़े लफ्ज़ है ना, अब इसकी कुछ समझ नहीं आ रही। इन्हीं लफ्ज़ों के अंदर सारा काम मौजूद है। जवेद साहब, ये लफ्ज़ अगर आपको समझ आ जाएंगे और ये लफ्ज़ आप अपनी ज़बान में इन सादा लोगों को भी समझा देंगे तो यही पाकिस्तान की असल खिदमत है। यानी फौजी आमरीत आए तो हम उसके खिलाफ इंकलाब ले आए, हम खड़े हो जाएं। फौजी आमरीतों के आने का तो अब जमाना गुजर गया है। आज फौजी आमरीतों से आपको खतरा नहीं है, आज आपको उन ग्रोहों की तरफ से खतरा है जिन्हें फस्तायत कहते हैं, जिन्होंने बंदूक उठा ली और जो अपना तर्ज जिंदगी दूसरों पर नाफिज करना चाहते हैं। हमें उनके खिलाफ अपने आप को मुत्तहिद करना चाहिए। एक मीडिया पॉलिसी मेरा ख्याल है हमें चाहिए, परवेज़ रशीद साहब, जो अगर फ़र्ज़ कीजिए जो स्टेट को ललकार रहे हैं लोग, उनके बारे में हमें एक पॉलिसी ज़रूर बनानी चाहिए। परवेज़ रशीद साहब को ज़बरदस्ती रोका गया था, इन्होंने किसी जगह जाना था 11 बजे और मुसलसल इनको फ़ोन भी आ रहे हैं। मैं यहाँ पर ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद मेरा सफ़र आपके साथ जारी रहेगा। सलीम साफ़ी साहब को ज़बरदस्ती पकड़ के यहाँ पर बिठाएंगे और परवेज़ रशीद साहब अगर रहना चाहें तो मेरी दरख्वास्त है कि आगे चले, नहीं तो आपकी टेलीफोन कॉल्स लेंगे और इनके साथ मुझे आप इजाज़त दे दीजिए ताकि मैं आपके नाजरीन को बता सकूं कि मुझे किसी अपने ज़ाती काम से कहीं नहीं जाना। मैं कमिटेड था यहाँ आने से पहले इसी तरह एक दूसरे चैनल के साथ बात करने के लिए। उनके मुझे मुसलसल टेलीफोन आ रहे हैं, इसलिए मैं जवेद चौधरी साहब से इजाज़त लूँगा। मैं भी कमिटेड हूँ। एक शॉर्ट ब्रेक हो, ब्रेक के बाद आप प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद ख्वासत। हम रोज़ खबरें देखते हैं, जब भी आप टेलीविज़न ऑन करते हैं उसके ऊपर किसी न किसी बम धमाके की, किसी न किसी हादसे की खबर होती है और उस खबर में हमेशा ये लिखा जाता है कि 6 लोग शहीद हो गए, 7 लोग जाँ बहक हो गए, 15 लोग मर गए, इतने लोग लापता हो गए, इतने लोग ज़ख्मी हो गए। हमारे लिए ये सब खबरें सिर्फ महज एक खबरें होती हैं, हमने कभी उसके अंदर झांक के नहीं देखा कि एक इंसान का मरना कितना बड़ा नुकसान होता है। पूरा ख़ानदान है उसके साथ वाबस्ता, उस ख़ानदान की माशी ज़रूरतें कौन पूरी करेगा, उस
उस खानदान की जज्बाती ज़रूरतें कौन पूरी करेगा? आपने जब अपने एक बच्चे को, जब वो एक दिन का बच्चा होता है और उसको जब आपने 20, 22, 23 साल तक आपने पाल के उसको बड़ा किया होता है, तो वो बच्चा रोज़ आपके सामने बड़ा होता है। आप उसको एक एक कदम चलता हुआ देखते हैं, फिर आप उसको स्कूल लेके जाते हैं, फिर आप उसकी किताबें खरीदते हैं, फिर आप उसके लिए यूनिफॉर्म खरीदते हैं, आप उसको बड़ा करते हैं, उसके खाने का बंदोबस्त करते हैं, उसकी ख्वाहिशों का ख्याल रखते हैं। उसके बाद जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर आप उसकी शादी करते हैं, फिर आप उसके बच्चों की खुशियों को महसूस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक दिन जब आप घर पे तशरीफ़ लाएं और पता चले कि आपका बच्चा इस दुनिया से रुखसत हो गया, या फिर आपको एक टेलीफोन कॉल आए और उस कॉल में ये बताया जाए कि फ़लाँ जगह पर बम धमाका हो जिसके बाद आपका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा, तो आप उस दुख का अंदाज़ा कीजिए कि वो कितना बड़ा अजीम दुख होगा। और अब बाकी ज़िंदगी आपने उस अजीम दुख के साथ गुजारनी होती है। आपके दिल के ऊपर एक फोड़ा सा बन जाता है और उस फोड़े के अंदर पीप भी होती है, और वो पीप हर वक्त आपको उस फोड़े को खुरचने पर मजबूर करती है। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि आपकी ज़िंदगी जो खुशियाँ भरी ज़िंदगी हो, जिसमें इत्मीनान हो, जिसमें मसरत, और वो अचानक वो सारी ज़िंदगी दुख की शक्ल में तब्दील हो जाए, तो आप बाकी ज़िंदगी कैसे गुजारते होंगे? आप इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते, क्योंकि आप और मैं महफूज हैं, आपका बच्चा भी महफूज है, मेरा बच्चा भी महफूज है। अल्लाह ताला इनको महफूज भी रखे, क्योंकि औलाद का दुख बड़ा खौफनाक दुख होता है। लेकिन ये जो लोग मेरे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं, इनके बच्चे भी थे और वो बच्चे दौड़ते भागते थे, और इन्होंने इन बच्चों को बड़े होते हुए अपने सामने देखा था। ये उनकी ख्वाहिशों को भी पालते रहे, उस बच्चों को। और वो बच्चे जब वो स्टेज पर पहुंचे कि अपने वालिदैन की खिदमत कर सके, अपने वालिदैन का आराम का ख्याल रख सके, इनकी दवाओं का बंदोबस्त कर सकें, तो वो दुनिया से रुखसत हो गए। और रुखसत भी किस तरह हुए? ये बेगुनाही की मौत मारे गए। ये किसी जगह पुलिस मुकाबले में नहीं मारे गए, इन्होंने किसी के साथ जुल्म नहीं किया, इन्होंने किसी के साथ ज्यादती नहीं की। ये स्टेट जो थी उसकी किसी पॉलिसी में इन्वॉल्व नहीं थे। ना इन्होंने अफगानिस्तान की जंग छेड़ी थी, ना ये रशिया को अफगानिस्तान में लेके आए थे, ना ये जनरल ज़िया-उल-हक के साथी थे कि जो पाकिस्तान की फौज को या पाकिस्तानी सोसाइटी को अफगानिस्तान ले गए थे, ना ये 9/11 में मुलव्वस थे, ना ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथी थे, ना इन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया था, ना ये नेटो फोर्स के खिलाफ लड़ते रहे थे, ना इनकी तालिबान के साथ कोई लड़ाई थी, ना इनकी किसी खास फिरके के साथ कोई वाबस्तगी थी। ये एक आम लोग थे, आम मुसलमान थे जो अपना काम करते थे, और सिर्फ 12,000 रुपए के लिए इनके बच्चे 12,000 रुपए के लिए काम करते थे, और 17 घंटे वो सड़कों पर रहते थे। जहां पे कोई शख्स नहीं जाता था, जहां पे एम्बुलेंस नहीं जाती थी, खालिद ड्राइवर जो था वो अपनी DSNG लेके वहां घुस जाता था। जहाँ पे गोलियां चल रही होती थी, जहाँ पे बारूद की बू फैली होती थी, जहाँ पे बम धमाकों के खतरे होते थे, ड्राइवर खालिद वहाँ पे अपने साथियों को लेके वहाँ चला जाता था और लाइव कवरेज दिखाई जाती थी। अशरफ जो गार्ड था, वो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि खौफ के आलम है, कराची जैसे शहर जिसमें खौफ का आलम हो, और जहाँ पे रोज़ खौफ उगता हो और उसकी फसलें लहलहाती हों और लोग उस खौफ को काटते हों, वहाँ पे अशरफ लोग अपनी DSNG की, अपने रिपोर्टर्स की, अपने साथियों की हिफाजत कर रहा था, और उसी हिफाजत के दौरान ये शहीद हो गया। वकास जो हमारा टेक्नीशियन था, जिसका काम ये था कि वो आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाए, ये बताए कि कहाँ पे बम धमाका और उस धमाके में कितने लोग शदीद जख्मी हुए, कितने लोग शहीद हो गए, कितने बच्चे अपने घरों को लौट नहीं सके, और कितने वालिदैन अब अपने बच्चों को देख नहीं सकेंगे। वकास का ये काम था। लेकिन एक छोटा सा मामला हुआ कि 2 मोटरसाइकिलें आई, उनमें से 4 लोग उतरे और उन्होंने गोली चलाई, और गोली चलाने के बाद ये 3 जानें जिंदगी से, दुनिया से गायब हो गई, रुखसत हो गई, और अब इनके वालिदैन अपने बच्चों को सिर्फ याद कर सकते हैं। किस कदर अलमिया है, कितना बड़ा दुख है। आप जब भी खबरें देखते होंगे टेलीविजन पे, तो आप ये महसूस करते होंगे कि ये महज खबर है, लेकिन हर खबर नहीं होती, उसके पीछे पूरे दुख की एक दास्तान होती है। और वो खबर जब वो न्यूज़ बुलेटिन से उतरती है, तो उसके बाद वो खून की छींटें छोड़ के जाती है, खून की लकीरें छोड़ के जाती है, और ये 2 लकीरें इस वक्त हमारे सामने बैठी हैं। ये मीडिया के शहीदों के वालिदैन हैं, दोनों वालिद हैं। मैं इनको सलाम करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि इनके बच्चों ने वो काम किया है जो शायद पूरा मीडिया आज तक नहीं कर सका। हम इन बच्चों की शहादत के बाद मीडिया शहीदों की जमात है, और हम भी उसी तरह सर बुलंद करके इस सोसाइटी में खड़े हो सकते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि हमने भी इस मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी, हम सहाफ़ियों ने भी बड़ी कुर्बानी दी, जिस तरह दूसरे लोगों ने कुर्बानियाँ दी। यूसुफ साहब, आप जब आपको ये इत्तला मिली कि अब बच्चा आपका अशरफ गार्ड जो है वो दुनिया में नहीं रहा, तो उसके बाद ज़ाहिर एक रूटीन होगी बच्चे की, आपके साथ वो रोज़ मिलता होगा, अब वो रूटीन ख़त्म हो गई, तो आपको अपने बच्चे की कौन सी ऐसी बात है जो बहुत याद आती है? बहुत याद आती है, सारी बातें याद आती है माँ बाप को, तो भाई सारी बातें याद आती हैं।
सबसे बड़ी बात यह है कि हम महीने भर का राशन उसकी तनख्वाह पे उठाते थे। दुकान वाले से दुनिया गवाए, मोहल्ला गवाए, उसकी तनख्वाह मिलती थी, दुकान वाले को देते थे। सबसे बड़ा आसरा तो हमारा ये खत्म हो गया। और इतना फर्मा बरदार बच्चा कि सारी तनख्वाह ला के घर में हाथ में देता था। मेरे से 50 रुपये रोज खर्चा लेता था बस। उसमें किराया भी था उसका, सारा कुछ उसमें करता था वो। मगर भाई अब वही के बातें तो माँ बाप को बच्चों की सारी अच्छी लगती हैं जो घर में करते हैं। वो अपनी वालदा को बोल के गया साग खाना है, आज साग पका लेना। उसकी वालदा साग लेके आई बाजार से, वो इंतजार ही करती रही बेचारी। 4-5 दिन हो गए, साग बाहर ही फेंकना पड़ा। सारी बात है, बच्चा ही नहीं रहा तो कौन पकाए उसको, कौन करे। माँ बाप को तो औलाद की सारी बातें अच्छी लगती हैं। रहमान मलिक साहब अलग है, वो अपोजिशन में है, साबिक वफाकी वजीर दाखिला। वो हमारे घर पे आए ताज़ियत के। बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से भी, जरदारी साहब की तरफ से भी, हुकूमती नुमाइंदा कोई भी नहीं। मुत्तहदा क्या है, नाजिम में था एक अपना ये वकार शाह साहब, खालिद MPA साहब थे, वो ताज़ियत के लिए आए, दुआ करके गए। हमारे इलाके के थे समझो, सीट वाइज के हिसाब से। बाकी हुकूमती नुमाइंदा कोई नहीं आया भाई। सुना है कि उन्होंने कुछ अनाउंस किया है, बाकी हमें नहीं पता, क्योंकि हम अपने गम में, हमारे मेहमान पंजाब से, सिंध से, सब पूरा घर हमारा पड़ा। हम यहाँ आने का भी टाइम नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि सारे अपने मेहमानों को छोड़ के कैसे आए। 6-7 दिन 8 दिन हो गए हम घर पे ही बैठे हैं, बिल्कुल अपने सब लोगों के साथ, बेटियों के साथ, भाइयों के साथ, चचा के साथ जो गाँव से आए हुए हैं। तो भाई यही सूरत हाल है। इसमें तो अल्लाह से ही तवक्का है, इंसानों से कोई तवक्का नहीं। बदले की भी, इंसाफ की भी अल्लाह ही इनको अगर हिम्मत दे तो कुछ ये लोग करें, तो बाकी इंसान से कोई तवक्का नहीं। हमारा सब बदला, इंसाफ अल्लाह के ऊपर है। अयाज खान साहब, आपको अपने साहबजादे बेटे की खालत की कौन सी बात ज़्यादा याद आती है, और कौन सी ऐसी रूटीन थी या मामूल था जो रोज़ वो करता था और आपको वो बहुत याद आता है? रोज़ मेरे को वो ज़्यादा याद आता है। बोलता है मैं डिप्टी पे ये प्रेस डिप्टी माँ ने उसको बोला है छोड़ो, लोग धमाके कर। एक दफ़ा उसके ऊपर धमाका किया ना, तो धमाके वो बोलते हैं हम मौत से नहीं डरते हैं और हम मीडिया का नौकरी किसी सूरत भी नहीं छोड़ेगा। रात को 1 बजे या 2 बजे वो दरवाज़ा खटखटा के आता था। मैं बार सैन में सोता था, मैं उसके लिए दरवाज़ा खोल देता था वो, और टाइम लगाता था रात को। दूसरा ड्राइवर ख़तरनाक जगह में नहीं जाता था, वहाँ जाता था। तो रात को 1-2 बजे मैं उसके लिए दरवाज़ा खोलता था, तो फिर माँ उठ जाता था, उसके लिए सालन गरम करके उसको रोटी खिला देता। कभी वो बाहर खा लेता था। तो अभी उसका छोटा बच्चा है, वो बोलते है अबू मैंने सुबह देखा है, वो मैं उसके साथ बात करता हूँ लेकिन अबू मेरे साथ बात नहीं करता है। उसका 2 छोटे छोटे बच्चे, एक 2 साल की है, एक 6-7 महीने की। तो अभी मेरे को ये इतना अफसोस हो गया, लेकिन फिर मैंने बोला या अल्लाह शुक्र, जो अभी ऐसे रास्ते में जाएगा कोई मार देगा, या बस से उतरे मारेंगे, या गलियों में घूम के मारेंगे, लोग बोलेगा पता नहीं इसने चोरी किया या डाका किया या किसी की माँ बहन के साथ कोई रिश्ता दिया तो लोगों ने मार दिया। इधर हमारा हम रोएगा और उधर लोग पीछे ये बातें करेगा। ये तो इज्जत से मर गया, बहुत इज्जत से मौत मिल गया, उससे आप बहुत खुश हैं। ठीक, ऐसा आपके साथ गुफ्तगू जारी रहेगी। मैंने ब्रेक लेनी है, क्योंकि आपका साहबजादा टेलीविजन में काम करता था, वो आपको बताता होगा कि ब्रेक्स ली जाती है इसमें। माज़रत चाहता हूँ आपकी बात दरमियान में रहेगी। खासत एक नंबर अभी डिस्प्ले होगा आपकी स्क्रीन पे, 051-260-3074। आप इस पे फ़ोन कर सकते हैं हमें। फ़ोन करके आप अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं। इन जो शहदा के वालिद बैठे हो हमारे साथ, उनके साथ भी मीडिया जिस करब से इस वक्त गुजर रहा है, आप उस पर भी बात कर सकते हैं। और हमें आपका सहारा भी साथ भी चाहिए, सहारा भी चाहिए आपका, ताकि हम इसी तरह काम करते रहें और इसी हिम्मत के साथ हमारे वर्कर्स काम करते रहें और हम साबित करें कि हम पाकिस्तान के तमाम दूसरे तबकों की तरह उतने ही बहादुर हैं, उतने ही बाहिम्मत हैं जितने दूसरे तबके हैं। और हम इस मुल्क के लिए कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं और इस मुल्क के लिए लड़ने के लिए भी तैयार हैं। एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ख्वासा सहाफत एक बेइंतहा मुश्किल पेशा है। इसमें ना दिन होता है, ना रात होती है, ना सुबह होती है, ना शाम होती है। आपको बारिशों में भी काम करना पड़ता है, आपको धूप में भी काम करना पड़ता है, आपको सर्दी में भी काम करना पड़ता है। वहाँ जहाँ पुलिस जाने से घबराती है, जहाँ पे फौज जाने से घबराती है, जहाँ पे हुकूमत नज़र नहीं आती, वहाँ पे भी सहाफ़ियों को जाना पड़ता है, वहाँ पे भी जाके अपना काम करना पड़ता है। ये कन्विक्शन होती है और जुनून होता है जिसके बगैर ये पेशा, ये काम मुमकिन ही नहीं होता। एक्सप्रेस इस लिहाज से मैं इस इदारे को बड़ा अहम समझता हूँ कि इसने वो कुर्बानी दी जो शायद दूसरे इदारे आज तक वो नहीं हो सके। यकीनन पूरी फील्ड ने, तमाम इदारों ने बहुत काम किया और काम कर भी रहे हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। लेकिन जिस तरह 3 हमारे साथी शहीद हुए और हमें उस पर फ़ख्र भी है कि वो उन्होंने ना सिर्फ सहाफ़त के लिए बहुत कुर्बानी दी बल्कि हमारे हौसले भी बुलंद किए और उन्होंने ये भी बताया कि अगर हम जैसे वर्कर भी कुर्बानी दे सकते हैं तो दूसरे सहाफ़ी जो हैं उनको भी मैदान में डटे रहना चाहिए। ये एक हालत जंग है पाकिस्तान जिससे गुजर रहा है इस वक्त, और इस वक्त हमें तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ हौसले की ज़रूरत है। और जब तक हौसला हम जारी रखेंगे उस वक्त तक ये मामला आगे चलेगा, उसी वक्त स्टेट जो है वो कामयाब हो सकेगी। ये बताइएगा अयाज साहब के आप क्या तवक्को करते हैं अब हुकूमत से, रियासत से या मीडिया सहाफ़ियों से कि वो आपके लिए और आपके बेटे के लिए करें? भाई जो आप लोग बेहतर समझते हैं वही करो। हम लोग तो गरीब आदमी है, कुछ नहीं कर सकते। जो आपको मुनासिब लग रहा है, जो हुकूमत को लग रहा है, जो मीडिया को लग रहा है, हम लोगों का तो जान माल आप लोगों के सामने कुर्बान है जो भी है। सही बात है। और आपका बेटे की जो तनख्वाह थी वो अपनी जाती जिंदगी पे खर्च करता था? नहीं, पूरे घर को देता था? नहीं, उसके लिए मैंने शादी भी किया लेकिन अपना बीबी को 1 पैसा नहीं देता था, अपनी माँ को याद में दे देता था। माँ को बोल देता था 50 उसको दो, 50 उसको दो, 50 उसको दो, बहनों को ऐसे दे देता। अपनी तरफ से उसने नहीं दिया। अदील साहब हमारे साथ है सक्कर से, उन्होंने टेलीफोन कॉल उनकी आई। जी अदील साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जावेद साहब, खैरियत? जी खैरियत से हैं आप? जी अदील साहब आप फरमाइए। जी फरमाइएगा। मैं ये कह रहा था कि मैं वकास का कजन बात कर रहा हूँ। जी मेरा तो अपना भाई था, वो तो चला गया अब। लेकिन जो है इंतजामिया थी, जहाँ वो पुलिस रेंजर्स की चौकी भी थी और पुलिस की चौकी भी थी, वो लोग क्या कर रहे हैं, इंतजामिया क्या कर रही है? इस तरह तो लोग, मतलब आपके मीडिया के लोग आए दिन जो हैं वो निशाना बनते जा रहे हैं। अब ये 3 वालिदैन बैठे हुए हैं, किसी की 6 बहनें हैं, किसी की एक बूढ़े हैं लोग, ये इसका क्या मदावा होगा? वो हम आए दिन टीवी पे यही सुनते रहते हैं कि नामालूम नामालूम अफराद मार के चले गए। अब आप इनकी देखें, इनकी उम्रें देखें कि इनके पीछे क्या होगा। यूसुफ साहब ने फरमाया कि वो उस बच्चे का क्या नाम है, उसकी तनख्वाह पे सारा घर चलता था। इसी तरह ये दूसरे अयाज साहब बैठे हैं या मेरे मामू बैठे हैं अब्दुल अजीज, इनका इकलौता बेटा था। तो अब इन लोगों का क्या होगा? इसी तरह और भी लोग हैं जो बेचारे जो मीडिया के हैं या और भी जो आम शहरी हैं जो आए दिन हलाक हो जाते हैं, उनका क्या होगा? टीवी पे, मीडिया पे हर वक्त एक बस बात चलती रहती है कि नामालूम अफराद। तो इंतजामिया, रेंजर्स कर क्या रही है? रेंजर्स पकड़ती है या पुलिस पकड़ती है तो मुंह पे कपड़े डाले हुए होते हैं। तो कपड़े क्यों डाले हुए होते हैं? आप शक्ल क्यों नहीं दिखाते हैं उनकी? फिर वही क्रिमिनल्स को वापस आप अदील साहब बात आपकी दुरुस्त है यकीनन, क्योंकि ये तो हमारे साथी थे इसलिए इनकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन पूरे मुल्क की सूरत हाल यही है। 50,000 लोग शहीद हुए हैं पिछले 5-7 सालों में आपके सामने जब से ये जंग चल रही है, और उसमें हर शख्स की कहानी यही है। जब आप किसी वालिद के पास जाके बैठेंगे या किसी वालदा के पास जाके बैठेंगे तो आपको इसी किस्म की कहानी सुनने को मिलेगी, और हर कहानी के बाद आपका दिल खून के आंसू रोता है और आपको समझ नहीं आती कि हम किस तरफ जा रहे हैं और क्या डायरेक्शन क्या है और किस तरह हम इस मुल्क को आगे लेके जाएंगे। ये जो आरे बाजार में वाकया हुआ था आज से 2 दिन पहले, उसमें मुबशर नाम का एक बच्चा था जो 5 बहनों का इकलौता भाई था, वो शहीद हो गया। इसी तरह आज जो 4 में वाकया हुआ उसमें एक नौजवान पुलिस एहलकार जो शहीद हुए हैं, वो 6 बहनों का एक ही इकलौता भाई था और वो पूरे खानदान को चला रहा था। आप किसी जगह पे कराची चले जाए, कराची में जो लोग शहीद हुए उनके पसमानदगान की तरफ जाए
जाएं, उनके लवाकिन की तरफ जाएं, उनकी कहानियां सुने, तो आपको यकीन कीजिए कि आप खाना नहीं खा सकते और आपकी ज़िंदगी गुजारना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। इसी तरह चार सदा चले जाएं, आप पेशावर चले जाएं, आप लाहौर चले जाएं, पाकिस्तान का कोई इलाका ऐसा नहीं है। मैं कोयटा की बात करना चाहता हूँ, कोयटा चले जाएं, जिस तरह हज़ारा कम्युनिटी इस वक्त सड़कों पर लाशें रख कर बैठी है और माइनस टेम्परेचर है, वहाँ पे सर्दी है, सख्त सर्दी है। और ये एक ऐसा दुख वाली कहानी है जो मुसलसल चल रही है। हर 3-4-5 माह के बाद वहाँ पे इसी किस्म का एक वाक़या हो जाता है और वो लाशों को दफनाने के बजाय सड़कों पर रख के बैठ जाते हैं और मातम करते हैं और स्टेट से कहते हैं कि हमें बचाएं, हमारा तहफ़्फ़ुज़ करें, लेकिन रियासत वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाती। तो ये जो सारी सूरत हाल ये साबित करती है कि हमें एक जामे पॉलिसी बनाना पड़ेगी, एक ऐसी जामे पॉलिसी बनाना पड़ेगी जिसमें 18 करोड़ लोग इकट्ठे हों और वो 18 करोड़ लोग मिल के ये फैसला कर लें कि हमने पाकिस्तान को इस मॉन्स्टर से निकालना है और हमने इस जंग से निकलना है, हमने पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान की माओं को, पाकिस्तान के वालिदैन को और पाकिस्तान के बच्चों को बचाना है। जब तक हम ये फैसला नहीं करेंगे अदील साहब, उस वक्त तक सूरत हाल इसी किस्म की होगी। आज आप रो रहे हैं, कल मैं रोऊंगा, परसों हमारा हमसाया रोएगा, उसके बाद कभी कराची वाले रोएंगे, कभी बलोचिस्तान कोयटा वाले रोएंगे, कभी खैबर पख्तूनख्वा पेशावर वाले रोएंगे, कभी पंजाब के लोग रोएंगे। हम सब रोते रहेंगे उस वक्त तक जब तक हम एक बड़ा फैसला नहीं करते। और ये बड़ा फैसला उसी वक्त होगा कि जब हम फैसला करेंगे, उसके बाद हुकूमत से कहेंगे कि इस फैसले के ऊपर अमल करें। सफियान साहब हमारे साथ हैं गुजरात से। जी सफियान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं अपने इन बुजुर्गों से इज़हार तज़ीर करता हूँ। तो जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी मैं सुन रहा हूँ सफियान साहब। सर मैं अपने बुजुर्गों से इज़हार तज़ीर करता हूँ, ये जो मेरे भाई शहीद हो चुके हैं। तो सर मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि सर ये मेरा घर है ना, मैं अपने घर का सरबराह हूँ, ये मैं अपने घर का सरबराह हूँ। तो सर मेरी मर्जी के बगैर यहाँ पे कोई काम नहीं हो सकता। यहाँ पे सर अगर कोई भी काम होगा तो वो मेरी मर्जी के मुताबिक होगा। तो सर ये हुक्मरान जो है वो हमारे मुल्क के सरबराह हैं, यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है सब इनकी मर्जी से हो रहा है। नहीं, इस तरह सफिया नहीं कहा जा सकता कि हुकूमत इसमें इन्वॉल्व है। कोई हुकूमत नहीं चाहेगी कि उसके शहरी मरें या कोई रियासत नहीं चाहेगी कि इस तरह उसके लोग शहीद होते रहें। हम ये कह सकते हैं कि जितना एक्शन हुकूमत को लेना चाहिए था, जितना एक रिएक्शन फौरी तौर पे आना चाहिए था, वो हुकूमत नहीं कर पा रही है। जितनी एक बड़ी पॉलिसी हुकूमत को बनानी चाहिए थी जितने शॉर्ट टाइम में, वो उतने शॉर्ट टाइम में नहीं बना पा रही। और शायद इनकम्पिटेंसी है या फोकस की कमी है या मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि इन तमाम मसाइल के साथ वो कैसे इसको एड्रेस करेगी। रियासत क्योंकि पिछले 65 साल की गलतियाँ हैं, उन गलतियों ने हर इदारे को नाकाम बनाया, हर इदारे को कमज़ोर किया और वो इदारों की कमज़ोरी है जो अब इस वक्त हमारे सामने आ रही है। लेकिन इसके बावजूद, तमाम मसाइल के बावजूद फैसला तो बहरहाल हुकूमत नहीं करना है और सारे लोग मिलकर हुकूमत की तरफ ही देखेंगे। और रियासत क्योंकि इस वक्त हुकूमत ही का नाम है, हुकूमत होगी और वो अपना एक्शन जाहिर करेगी तो रियासत भी बचेगी। और अगर हुकूमत उस तरह रिएक्ट नहीं करेगी और उस तरह पॉलिसी नहीं बनाएगी तो रियासत कमज़ोर होगी। रियासत कमज़ोर होगी तो अल्टीमेटली सबको नुकसान होगा। यहाँ पे ख्वासा एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक पर जाने से पहले मैं अपना नंबर दोबारा दोहरा देता हूँ, 051-260-3074। आप इस फोन पे हमारे साथ बात कर सकते हैं। छोटी ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ख्वासा बेशुमार अलमिया, उन अलमियों में एक अलमिया ये भी है कि हमने अपने अपने शहीद भी तकसीम कर लिए। वैसे जो फौज के शहीद हैं उनका जनाजा सिर्फ फौज अदा करती है। वहाँ पे ना सियासतदान नजर आते हैं, ना पुलिस नजर आती है, ना सोशल वर्कर्स नजर आते हैं। जो पुलिस के शहीद हैं उनको दफन करने के लिए उनके जनाजों में सिर्फ पुलिस वाले जाते हैं, वहाँ पे फौज नजर नहीं आती, सियासतदान नहीं नजर आते, सिविल सोसाइटी नजर नहीं आती। इसी तरह जो सियासतदानों के जनाजे हैं उसमें दूसरे जहाँ उसमें फौज नजर नहीं आती, उसमें भी पुलिस नजर नहीं आती। रेंजर्स अपने शहीदों को खुद दफन कर रहे हैं, मीडिया अपने शहीदों को खुद दफन कर रहा है। वहां पे भी रियासत के दूसरे एलिमेंट्स, दूसरे सतून किसी जगह नजर नहीं आते। कम से कम हम शहीदों के जनाजों पे तो इकट्ठे हो जाएं। जो भी शहीद हो उसका ताल्लुक फौज के साथ हो, उसका ताल्लुक पुलिस के साथ हो, उसका ताल्लुक आम शहरियों के साथ हो, वो किसी मजहबी फिरके के साथ ताल्लुक रखता हो, उसका कोई मकता फिक्र हो, वो क्योंकि इस पाकिस्तान का शहीद है और इसी जंग में शहीद हुआ है, उसमें तो कम से कम एक यूनिटी होनी चाहिए। उसमें तो हम सब
इकट्ठे हों, उसमें तो हुकूमत भी आए, उसमें तो फौज भी आए, उसमें तो पुलिस भी आए। जब हम शहीदों को ही तकसीम कर लेंगे तो ये जंग हम इकट्ठे कैसे लड़ सकेंगे, हम कैसे अपनी यूनिटी शो कर सकेंगे, हम कैसे अपने दुश्मनों को या उन लोगों को जो हमारे लिए धमकी बन चुके हैं हम उनको बताएंगे कि हम इकट्ठे हैं और 18 करोड़ लोगों को मारना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा। इसमें तो यूनिटी दिखाई जाए। हमें आरफ साहब ने कराची से फोन किया। जी आरफ साहब फरमाइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम आरफ साहब। सर बात करने की हिम्मत तो नहीं है क्योंकि बहुत हौसले के साथ मैं बात कर रहा हूँ। जिस तरह आजकल हमारा मुल्क हालमियात से दो चार है तो अफसोस की बात है, लेकिन कोई हिकमत अमली नजर नहीं आती कि आखिर हमारे हुक्मरान कब तक बुज़दिली का मुजाहरा करते रहेंगे। ठीक है, बड़ी दूसरी बात यह है कि अपने घरों में बैठकर तो बहुत बढ़ के मारते कि हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और आप यकीन करें इन तमाम पार्टियों के पास अस्करी विंग है। इसका मैं एक इलाज बताता हूँ। अगर आपको सबसे पहले तो एक शेर कि बहा लो खून सड़कों पर मगर इतना जरा सोचो, बहा लो खून सड़कों पर मगर इतना जरा सोचो, वतन जब खून मांगेगा तुम्हारे पास क्या होगा। तो अगर एक हिकमत अमली हम बनाएं और वो ये कि हर पार्टी से हम 10-10 हजार 15-15 हजार बंदे ले लें और उनको हम ट्रेनिंग दें। मतलब हम कहते हैं कि फौज हमारे पास कम है या आर्मी कम है, पुलिस की कमी है, और उनको हम ट्रेनिंग दे दें और उनको उन इलाकों में भेजकर इन लोगों का सफाया कर दे। सर नहीं आरफ साहब, उसमें बड़ा टाइम लगेगा और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक नई फौज बनाएं और उस फौज को ट्रेनिंग दें और फिर उसके साथ लड़ें। ये हमें इसी सिस्टम के साथ, इसी पुलिस के साथ, इसी रेंजर्स के साथ, इसी एफसी के साथ, इसी फौज के साथ, इसी हुकूमत के साथ, इसी हुकूमती इदारों के साथ काम चलाना पड़ेगा। जब तक हम वो इन इदारों के ऊपर रिलाय नहीं करेंगे और ये इदारे मिलकर एक स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे और उस स्ट्रेटजी के मुताबिक सब लोग मिलकर काम नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम इन चीज़ों को, इन मसलों को हल नहीं कर सकेंगे। ये हमारी ट्रेजेडी है क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी दूसरों के ऊपर थोप रहे हैं। हुकूमत फौज को कहती है कि वो आगे लगे, फौज ये कहती है कि हुकूमत का काम है वो काम करे, ये सब मिलके कहते हैं कि पुलिस को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए, पुलिस ये कहती है कि हम कितनी लाशें उठाएंगे। तो ये जब हम जिम्मेदारी अपनी शिफ्ट करते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, उसकी वजह से भी ये सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। जब तक हम सब ये नहीं समझेंगे कि ये हमारा मुल्क है और ये हमारे ही मुल्क का इशू है और इसे हम सब ने ही मिलकर हल करना है, उस वक्त तक ये मसला हल नहीं होगा। आप और मैं जो आवाम है, हमारा भी तो आप देख लीजिए ना कि हम भी सिर्फ स्क्रीन पे लाशों को देख रहे हैं, सिर्फ स्क्रीन पे खबरें देख रहे हैं। हमने आज तक क्या किया है इस मुल्क को बचाने के लिए? हमने किस जगह पे अपने नुमाइंदे को, अपने एमपीए को, अपने एमएनए को, अपने सेनेटर को ये बताया है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दो, हमारे लिए काम करो? या हमने कहाँ पे जाकर कहा है कि अगर हमें आपको हमारी जान की ज़रूरत है, हमारे टाइम की ज़रूरत है, हमारी महारत की ज़रूरत है तो हम हाज़िर हैं, आप हमारी महारत इस्तेमाल करें इस मुल्क को इन तमाम मसाइल से और स्पेशली दहशतगर्दी के मसले से पार निकालें। ये भी हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है। यूसुफ साहब, प्रोग्राम क्योंकि ख़त्म हो रहा है और मैं शुरू में भी आपसे अर्ज़ कर चुका था कि हम आपके बेटे को रिप्लेस तो नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद हम आपको यकीन दिलवाते हैं कि हम आपके साथ रहेंगे। मुझसे क्या तवक्को करते हैं कि हम आइंदा मैं आपके लिए आपकी खिदमत कर सकूं या एक बेटे की हैसियत से आपका साथ दे सकूं? जैसा आप मुनासिब समझें कि भाई इस तरह मैं खिदमत कर सकता हूँ, वो आपके ऊपर ही है। हम तो कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि हमारे तो मुंह जो खून से भरे हैं, अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते। साहब, आपके 3 साहबजादे हो रहे हैं, साहबजादियां भी, बेटियां भी हैं आपकी? बेटी है, 4 बेटी हैं। ठीक है, और वो शादीशुदा हैं? एक शादीशुदा है, 3 बगैर शादीशुदा। ठीक है, और खालिद का अपनी बहनों के साथ भी बड़ा अच्छा ताल्लुक होगा? बहुत अच्छा ताल्लुक था। अभी तो उसने घर में किसी किस्म की बात नहीं किया, किसी किस्म की। बस जब सुबह घर से जाता था बोलते अच्छा माँ जा रहा हूँ, बस ये हाथ उठा के बस सीधे चला जाता था, फिर पीछे नहीं देखता था। लेकिन कराची की पूरा मीडिया एक्सप्रेस वाले से पूछो खालिद कैसा था, दुनिया रो रहा था। बहुत मतलब जिंदगी से ही गुजारा था, अड़ोस पड़ोस वाला सब रो रहा था उसके पीछे। मैं अब्दुल अजीज साहब की तरफ जाऊंगा, कराची। अब्दुल अजीज साहब, आप को रियासत से आपका कोई मुतालबा हो, हुकूमत से कोई मुतालबा हो, जर्नलिस्टिक कम्युनिटी से आपका कोई मुतालबा हो, हम किस तरह आपके दुख को कम कर सकते हैं, किस तरह आपका साथ दे सकते हैं? सर ये कि हम लोग बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ मिले, उनकी
तालीम और तरबियत उन खतूत पे की जाए। अब ये तवक्के हम एक्सप्रेस से ही तवक्के कर सकते हैं कि हम ये हमारे बच्चों को थोड़ा रिलीफ दें। हुकूमती किसी इदारे ने तो कोई राब्ते ही नहीं किया। ठीक। अजीज साहब, मैं आपके दुख में शरीक हूँ, बल्कि पूरी कौम आपके दुख के साथ शरीक है। यूसुफ साहब आपका भी शुक्रिया, या साहब आपका भी शुक्रिया, अब्दुल अजीज साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम इस दुख में आपका साथ ही दे सकते हैं, दुआ ही कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि शहीदों को जवार रहमत में जगह दे और इनके वालिदैन को हिम्मत और इस्तकामत दे। ख़ासत इंसान को सबसे ज़्यादा प्यार अपने बच्चों के साथ होता है। इंसान एक ऐसी मखलूक है जो अपनी औलाद के साथ इंतहाई प्यार करता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा था कि तुम उस वक्त तक तुम उस मोहब्बत तक नहीं पहुंच सकते जब तक तुम अपनी औलाद और माल से ज़्यादा मुझे इज़्ज़त और मोहब्बत ना दो। और इसकी एक वजह जो ये होती है कि जब अल्लाह ताला नाराज़ होता है तो वो उसकी ये निशानी है कि वो सबसे पहले आपकी औलाद आपसे छीननी शुरू कर देता है, फिर उसके बाद आपका माल आपके साथ छीन लेता है। बदकिस्मती से इस मुल्क में माल भी जा रहा है और साथ साथ औलाद भी जा रही है। ये निशानी है कि कुदरत हमारे साथ खुश नहीं है, हमारे साथ राज़ी नहीं है। हम अगर अल्लाह ताला को राज़ी करना चाहते हैं तो हमें अल्लाह ताला को राज़ी करने वाले काम करने होंगे और उन तमाम कामों से परहेज़ करना होगा जिसकी वजह से अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें हिम्मत भी दे और इस मसले से, इस अज़ाब से निकलने की तौफीक भी दे और हमसे राज़ी भी हो जाए, हमसे नाराज़गी जो है उसको भी ख़त्म कर लें। एक शेर आपकी नज़र करूँगा। कोयटा में इस वक्त जो लोग अपने लवाहिकीन को लेकर, जो लवाहिकीन अपने बेटों की लाशें लेकर, अपने बच्चों की लाशें लेकर बैठे हैं, उनकी नज़र एक छोटा सा शेर करता हूँ और उसके बाद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। शेर यह है कि इंसान